नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जहां हम पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और इस पेपर के अंदर आपका टारगेट जो है वो 50 में से 45 का होना चाहिए। अगर यहाँ आपका टारगेट 50 में से 45 का होगा तो फिर एग्जाम के अंदर भी आपका टारगेट यही रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि 50 में से कम 45 से 40 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। एक छोटी सी लाइन है आपके लिए कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। ठीक है, अभी आपके पास वक्त है, तो अगर आप अपने टारगेट को अभी पूरा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त कर लोगे, तो फिर आपको ये वक्त बीत जाने के बाद कोई भी अफसोस नहीं होगा कि हाँ, मैंने टाइम से अपना जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था उसको मैंने हासिल कर लिया। क्योंकि जैसे ही आपकी जो एज निकल जाएगी उसके बाद आपको सिर्फ याद आएगी। ठीक है, वक्त कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। तो अभी आपके पास एज है, तो कोशिश करो कि इस एज के अंदर आप सक्सेस हो जाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का अपना पहला क्वेश्चन सेक्शन जीके का रहने वाला है। और जीके का पहला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है कि 2025 में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन बना है। ठीक है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ था चैंपियन ट्रॉफी 2025, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है ये। इसका विजेता कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आईसीसी 2025 का जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वो आयोजित पाकिस्तान में हुआ था। इसका होस्ट नेशन कौन था? पाकिस्तान। मैंने पिछला पेपर करवाया था, उसमें करवाया था कि कहाँ आयोजित हुआ था, ये पाकिस्तान में। और अगर इसका विजेता की बात करें तो ध्यान रखना, इसका विजेता कौन बना था? भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब किस देश को हरा कर बना? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड को हराया था। तो न्यूजीलैंड कौन हो गया इसका उप विजेता? सवाल पूछ सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस देश को हराकर ये खिताब जीता था? तो ध्यान रखना, फिर उसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। और ये इंपॉर्टेंट ये भी है, जितना इंपॉर्टेंट ये विजेता का है उतना ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना उप विजेता का है। पाकिस्तान, ध्यान रखना, इसका आयोजन हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं खेला। भारत अपने सारे मैच कहाँ खेलता है? तो दुबई के अंदर। ठीक है, और इसका जो फाइनल है वो भी ध्यान रखना दुबई के अंदर ही हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा? भारत। अगला क्वेश्चन देखो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला या फिर जयललिता। इनमें से कौन सी महिला है जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? बहुत सारे इसका आंसर एनी बेसेंट करके आए, मैंने टेस्ट लिया था ये ऑफलाइन, तब भी इसका आंसर एनी बेसेंट दिया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली अध्यक्ष है, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं है। ध्यान रखना, एनी बेसेंट का पूछे तो ये आयरिश महिला है। आयरिश मतलब आयरलैंड की है, तो ये भारतीय मूल की नहीं है। जो भारतीय पहली महिला है वो सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना की ध्यान रखना, स्थापना पूछे तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। ठीक है, और इसका वर्तमान में अध्यक्ष पूछे, कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। ठीक है, तो इनमें से मोहम्मद आरिफ है जो किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ध्यान रखना, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। पंजाब के अपने राजस्थान के हैं, क्या नाम उनका? गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया, ये राजस्थान के थे। पहले इनको आसाम का राज्यपाल बनाया था,
और अभी ये पंजाब के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ के ध्यान रखना, रामेन डेका, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन बने हैं, तो मोहम्मद आरिफ। इससे पहले ध्यान रखना, मोहम्मद आरिफ केरल के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, केरल के, लेकिन वर्तमान समय में ये कहाँ के हैं, बिहार के। और बिहार से के इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो राजेंद्र आर्लेकर, ऐसा कुछ नाम था उनका, मेरे शायद ये था, राजेंद्र आर्लेकर जी थे वो, इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर ओडिशा में। तो इसमें से किस राज्य में राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। राउरकेला स्टील प्लांट, इन विच स्टेट इज द राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य, यानी गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर गोविंद रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे। तो इनमें से गीता रहस्य ग्रंथ या पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपसे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, इन्होंने एक भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, भारत सेवक समाज 1905 के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार पेपर में आ चुका है। तो भारत सेवक समाज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके लेखक संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी ध्यान रखना, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 4 बीघा गलियारा भारत और किसके बीच में स्थित है। 4 ऑप्शन है, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर म्यांमार। ठीक है, तो 4 बीघा गलियारा या इसको 4 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये पर 4 की जगह 3 बीघा कॉरिडोर भी है। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर या 4 बीघा कॉरिडोर एक छोटा सा गलियारा है, और ये किस देश और भारत और किस देश के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच ध्यान रखना, पाक जल मध्य डमरू या फिर इसको मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। हालांकि ये पास पास में है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों किस देश, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पाक जल मध्य डमरू और मन्नार की खाड़ी किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा देश पहले फारस के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान या फिर इराक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देश है जिसको फारस, इंग्लिश में ध्यान रखना इसको बोलते हैं पर्शिया, क्या बोलते हैं, पर्शिया, और हिंदी में ये लिखा जाता है फारस। तो किस देश को पहले पुराना नाम जो है फारस था। ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम ध्यान रखना शाम था, क्या था, शाम। कंबोडिया का कंपूचिया, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, कंपूचिया। और इराक का पुराना नाम ध्यान रखना मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया। और ईरान का जो पुराना नाम है वो क्या था, फारस या पर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चीन गणराज्य का राष्ट्रपति कौन है, चीन का राष्ट्रपति कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, सुन यत सेन या फिर इमैनुअल मैक्रो। इनमें से कौन से व्यक्ति है जो चीन के राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान रखना व्लादिमीर पुतिन जो है वो
रूस के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं? रूस के। और इमैनुअल मैक्रो, ये ध्यान रखना, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति। सुन यत सेन, अब सुन यत सेन ध्यान रखना, ये चीन के प्रथम राष्ट्रपति है। चीन के पहले राष्ट्रपति पूछ रहे तो कौन है? सुन यत सेन। और वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आप पढ़ाई करते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि चीन का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, चीन का प्रधानमंत्री। और एक मुझे रूस के प्रधानमंत्री का, ये दोनों मुझे कमेंट करके बताओ अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हो। और अगर नहीं पता है तुम्हें तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन फिक्स से कम करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप ये नहीं पढ़ोगे और आप सोचते हो कि मुझे 5 करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन बता दे कोई कि जो एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो समझ जाना कि आपके एक क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है। तो मैथ के अंदर जीके के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे याद होने चाहिए कि जैसे ही किसी ने पूछा और आपने फटाफट उसका आंसर दे दिया। साइंस में भी यही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन, तो साइंस के भी कम से कम आपको 1500 क्वेश्चन याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। 7वां, 5वां, दूसरा या फिर पहला। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? ठीक है, जनसंख्या, अब देखो अगर क्षेत्रफल में पूछ लेता या जनसंख्या की जगह क्या आ जाता? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखना भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन यहाँ जनसंख्या के आधार पे पूछा है, तो जनसंख्या के आधार पे भारत विश्व का सबसे बड़ा देश यानी पहला। ठीक है, पहला सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या में पहले नंबर पे आता, पहले दूसरे नंबर पे आता था, अब पहले नंबर पे आता। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो ध्यान रखना चीन। ठीक है, चीन जनसंख्या में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत का नंबर 7वां है। और क्षेत्रफल में अगर पहला पूछ ले तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में पहला है रूस। ठीक है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। अब इसका मुझे आप कमेंट करके बताओ कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, वो जो देश है वो जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, बेल्जियम या फिर जर्मनी। ठीक है, तो देखो पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 में कहां पर आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा कहाँ है? सबको पता है उड़ीसा कहाँ है, तो भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब 2023 में तो आयोजन हो चुका है, तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं अभी जो पूछा था। ठीक है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे ना, उसमें था ये कि इसका विजेता कौन था। तो ध्यान रखना 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसका जो विजेता था वो जर्मनी था। डी ऑप्शन उसका राइट आंसर था। और उप विजेता पूछे तो बेल्जियम। उप विजेता कौन था? बेल्जियम। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। अब क्या भारत ने भी ये वर्ल्ड कप जीता है कभी? तो ध्यान रखना भारत ने एक बार। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, और 1975 के अंदर भारत इसका एक बार विजेता बना हुआ है। इसके बाद भारत ने कभी भी हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो सबसे ज्यादा किसने जीता? तो ध्यान रखना पाकिस्तान ने। ठीक है, इस हॉकी वर्ल्ड कप को पाकिस्तान ने 4 बार जीता है, भारत ने 1 बार जीता है। और इसका जो गत विजेता वो कौन है? जर्मनी। अब एक चीज और आपको याद रखनी है इसी के अंदर कि जो अगला हॉकी वर्ल्ड कप है वो 2027 में होगा। और वो कहां पर होगा? तो उसका आयोजन कौन करेगा? जर्मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब या फिर इराक। ठीक है, तो जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो पवित्र शहर है मक्का,
ये किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सऊदी अरब में स्थित है। मिस्र का ध्यान रखना, मिस्र के अंदर एक शहर है गिजा और यहां पर पिरामिड स्थित है। क्या है? पिरामिड। तो पिरामिडों का शहर या देश किसे कहा जाता है? तो इजिप्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BARC, यानी बार्क, BARC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ध्यान रखना, इसको बहुत बार एग्जाम के अंदर बार्क लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बार्क। बताओ बार्क का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या फिर भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इनमें से BARC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक बार पेपर में आया था ये क्वेश्चन, वहां पूछा था कि BARC को पूरा लिखने पर आर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च। बाकी पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना की थी 3 जनवरी 1954 के अंदर, 1954, 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर स्थित है? तो ये ट्राम्बे। कहां है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर। किसने स्थापना की इसकी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। ठीक है, तो इनमें से जो दिल्ली का लाल किला है वो, इसके अलावा ध्यान रखना, लाल किला और एक ताजमहल और एक जामा मस्जिद। ठीक है, ये दोनों तो दिल्ली के अंदर है और ताजमहल ध्यान रखना आगरा के अंदर है। और इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तीनों का निर्माण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। अगर दिल्ली की जगह यहां पूछ लेता हमसे कि आगरा, ठीक है, आगरा का लाल किला किसने बनाया, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आगरा का जो लाल किला इसका निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर नेल्सन मंडेला। तो इनमें से एक पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, ठीक है, कौन थे? नेल्सन मंडेला, उनके द्वारा लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हिटलर की किताब याद रखना, मैन काम्फ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरा संघर्ष। हालांकि ये झूठ भरोसा हो इसमें पूरा, लेकिन जब इसको जेल हुई थी तब उसमें बैठकर इसने ये किताब लिखी थी, मेरा संघर्ष, या माइन काम्फ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये किताब हिटलर की है। और लास्ट क्वेश्चन है अपना जीके का कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये एक लैंगून झील है, ध्यान रखना, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। सबसे बड़ी लैंगून झील पूछे तो चिल्का जो उड़ीसा के अंदर है, और ये दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है जो समुद्र के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुलिकट ये कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, तो देखो इसका पुलिकट झील के 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, पुलिकट झील अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन हो तो वो राइट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और बाकी हिस्सा कहां पर है? कहां उठ रहा है ये? ठीक है, बाकी हिस्सा कहां है? तमिलनाडु के अंदर। तो डी ऑप्शन यहाँ है अपने पास, तमिलनाडु। तो जो पुलिकट झील है वो कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना इसको कि ये एग्जाम में बन सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला सेक्शन है अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जोसेफ लिस्टर, जॉन ई साल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। ठीक है,
तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने, ध्यान रखना, चेचक के टीके की खोज की थी, जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और जॉन ए सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, जो जानवरों के काटने से एक बीमारी होती है, खासकर कुत्तों के काटने से रेबीज होता है, इसके टीके की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी होता है? ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है। क्या होता है? बेरीबेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी की कमी से ध्यान रखना, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है, हिमांक, गलनांक, क्वथनांक या फिर संघनन। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि वाष्प का द्रव में बदलना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना। वापस 2 पेपरों में या 3 पेपरों में तो मैंने इसको देख लिया है। ठीक है, तो वापस भी आने की संभावनाएं पूरी है। देखो, इन चारों में से किसी का भी पूछ सकता है। हिमांक किसको बोलते हैं? तो हिमांक बोलते हैं, ध्यान रखना, द्रव का ठोस में बदलना। द्रव का ठोस में। गलनांक बोलते हैं ठोस का द्रव में बदलना। क्वथनांक बोलते हैं द्रव का वाष्प में बदलना। और संघनन बोलते हैं वाष्प का द्रव में बदलना। ठीक है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। तो ये पूछा है कि वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो कंडेंसेशन या संघनन। इंग्लिश में एक बार जब पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो ये जो इंग्लिश का वर्ड है इसको वापस इंग्लिश में ही लिख दिया था। यहाँ इंग्लिश में लिख दिया था कंडेंसेशन या कंडेंसेट। तो ध्यान रखना, कुछ इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गति प्रेरक किससे संबंधित है? अभी ऑनलाइन पेपर में मिला था ये क्वेश्चन, और मैं इसको 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन था कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। इंग्लिश में इसको ध्यान रखना, पेस मेकर बोलते हैं। तो बहुत सारे इससे नहीं समझेंगे तो थोड़ा इंग्लिश भी देख लेना कि गति प्रेरक को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस मेकर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किडनी यानी वक्ष से, ब्रेन मस्तिष्क से, हृदय से या फिर फेफड़े से। तो पेस मेकर जो होता है वो एक अपने हृदय की गति को, धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, हार्ट, हृदय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चांदी, ऑस्मियम, सोना या फिर सीसा। तो इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, सबसे भारी धातु में क्या आएगा? ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसका ध्यान रखना, संकेत भी पूछ सकते हैं। तो चांदी का संकेत होता है, ध्यान रखना, Ag। क्या होता है? Ag। ऑस्मियम का संकेत OS होता है। सोने का संकेत ध्यान रखना Au होता है। और सीसे का संकेत ये Pb होता है। ठीक है, तो संकेत भी याद रखना इनके। चांदी को लैटिन भाषा के अंदर अर्जेंटम बोलते हैं, इसलिए उसका संकेत क्या है? Ag। ऑस्मियम को ऑस्मियम ही कहा जाता है। सोने को Au का मतलब ओरम होता है। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। और सीसे का संकेत है Pb, तो इसका लैटिन नाम है वो प्लम्बम है। ये क्वेश्चन अभी ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें आया था। ठीक है, ऑफलाइन जो पेपर हुए थे सेंटर के, उनमें था ये क्वेश्चन कि जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, आग्नेय चट्टान में, कायांतरित चट्टान में, अवसादी चट्टान में या फिर अधिवितलीय चट्टान में। तो इनमें से जो जितने भी सूक्ष्म जीव है, वनस्पति, जो ये
पृथ्वी में जब उथल पुथल होती है तो ऊपर की चीजें नीचे जाकर वो कौन सी चट्टानों में जाकर जम जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, या जिसको अवसादी चट्टानें भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से ध्यान रखना, जो हमें कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, वो सारा किन चट्टानों में मिलता है, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ था, ठीक है, जिनको हम बर्ड एक्सपर्ट बोलते हैं, या ऑर्थोनोलॉजी एक्सपर्ट ऑफ इंडियन ऑर्थोनोलॉजी। ऑर्थोनोलॉजी ध्यान रखना, यहीं से भी एक सवाल बन सकता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोनोलॉजी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या फिर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन, ध्यान रखना, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और इनको ध्यान रखना, अभी भारत रत्न भी मिला है, क्या मिला है, भारत रत्न, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये ध्यान रखना, ये एक चिकित्सा वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और किस क्षेत्र में मिला, तो चिकित्सा विज्ञान के अंदर, चिकित्सा विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1978 के अंदर। और पहले भारतीय चिकित्सा विज्ञानी थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। किस खोज के लिए मिला, तो एक याद रखना, कृत्रिम जीन, या इनको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं, जेनेटिक कोड के लिए, आर्टिफिशियल जीन के लिए, या फिर कृत्रिम जीन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनमें से कौन सा व्यक्ति पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। जगदीश चंद्र बोस, ये भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिग्स बोसोन कण की खोज में इनका भी अहम योगदान है। और एक आपने सुना होगा कि पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, तो उसकी खोज है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन और जगदीश चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सवाल पूछ सकते हैं कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का ही मात्रक होता है, ठीक है। और शक्ति का एक मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। एक अश्व शक्ति में यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ध्यान रखना, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। जब फूलों के अंदर जो प्रजनन होता है उसके अंदर आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, बाह्य दल और पुकेसर, पुकेसर और स्त्री केसर, बाह्य दल और पंखुड़ी और स्त्री केसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो फूलों के अंदर प्रजनन होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुकेसर और स्त्री केसर, यही प्रजनन करते हैं, ठीक है। पुकेसर और स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बाह्य दल में प्रजनन नहीं होता है, यहां भी बाह्य दल आ रहा है और यहां पंखुड़ियों में भी प्रजनन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आतिशबाजी। आतिशबाजी किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो पटाखे, जो हम पटाखे चलाते हैं, तो आतिशबाजी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रांशियम, ठीक है। तो आतिशबाजी के अंदर आपने देखा होगा कभी तो लाल रंग आता है, कभी हरा रंग भी आता है, ठीक है, लाल रंग और हरा रंग। तो ध्यान रखना, आतिशबाजी का जो लाल रंग होता है वो स्ट्रांशियम तत्व की वजह से होता है, और हरा रंग पूछे तो हरा रंग किसकी वजह से होता है, ध्यान रखना, बेरियम के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि आतिशबाजी का लाल रंग स्ट्रांशियम की। यही सवाल हरे में पूछता तो उसका आंसर क्या होता, बेरियम। अगला क्वेश्चन देखो, वह तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है वह क्या कहलाते हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी दो तत्व जैसे उनकी द्रव्यमान संख्या समान है, जैसे मैं ले लेता हूं 17, एक तत्व ले लिया मैंने 6 कार्बन 40, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 7 ऑक्सीजन 14 और 8 नाइट्रोजन 14, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 3 तत्व है, इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान है, ये द्रव्यमान संख्या समान है। तो ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? समभारिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ऐसे तत्व जिसके अंदर ये परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है तो उनको बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। और ऐसे तत्व जिसमें ना तो परमाणु क्रमांक समान होता है ना ही परमाणु भार समान होता है लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या समान है तो उसको क्या कहा जाएगा? समभारिक। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, रोंटगन या फिर आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की इकाई पूछे तो ध्यान रखना इसकी इकाई है क्यूरी, क्या है? क्यूरी। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? पहले तो क्लोन किसे बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं एक जीव से उसी के जैसा एक और नया जीव बनाना, उसको क्लोन कहा जाता है। तो पहला जो क्लोन बनाया गया है वो कौन सा पशु था? 4 ऑप्शन है, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़, ठीक है। और उस क्लोन का नाम क्या था? ध्यान रखना डॉली। अब ये डॉली कौन थी? तो डॉली एक भेड़ का नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो पहला क्लोन बनाया गया था वो क्या थी? एक भेड़ थी। अगला क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CaOCl और CaOCl2, CaOCl3 या फिर CaOCl4, ठीक है। विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन है ये साइंस का, उसके बाद हम मैथ्स शुरू करेंगे। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कैनिस फेमिलियर्स, फेलिस डोमेस्टिका, पाओ क्रिस्टेटस या फिर एलिफस मैक्सिमस। इनमें से बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है कैनिस फेमिलियर्स। ये ध्यान रखना ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? कुत्ता का। और पाओ क्रिस्टेटस ये ध्यान रखना मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? मोर का। और फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आपको ऑप्शन में फेलिस कैटस भी मिल सकता है। ठीक है, फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो डी ऑप्शन है एलिफस मैक्सिमस ये किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? इसके साथ साथ आप मुझे जो आधुनिक मानव है इसका वैज्ञानिक नाम मुझे कमेंट करके बताना। ये किसका है ये मुझे बताना, और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये दोनों मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। हम शुरू करते हैं अगला इसका मैथ। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है, दशमलव की जोड़ है, कैसे जोड़ी जाती है? तो अपने पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर दे रखा है उनको सही जमाएंगे। पहला नंबर अपने पास 0.777 दे रखा है। ठीक है, अगला नंबर अपने पास 7.77 है। तो हमेशा ध्यान रखना दशमलव की कभी भी जोड़ जोड़ते हो तो इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को लिखना है, इधर जो नंबर है वो इधर लिख दो और इधर जो नंबर है वो इधर लिख दो। फिर वापस पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर जो नंबर है वो इधर लिख दो, इधर जो नंबर है वो इधर लिख दो। अब इसको जोड़ लो, खाली जगह दिख रही है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, 7 का 7, 7 और 7 14, हासिल का 1,
7 या 21 और एक 22 का ध्यान रखना, या 2 ही आएगा, हासिल का 2, दशमलव का यहाँ दशमलव आ जाएगा, 7 और 7 14 और 2 16, हासिल का 1 और 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 86.247। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना धन 5% की दर से 3 वर्ष में 4,600 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये मिश्र धन होता है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ब्याज मानकर कर देते हैं, जो गलत है। ठीक है, अब इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। ना हमें या मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, एसआई मालूम नहीं है। ठीक है, अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखा है 4,600 रुपये। अब देखो सवाल को कैसे किया जाता है, सिंपल तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मूलधन को 100 मान लो, उस 100 रुपये का 3 साल का 5% की दर से ब्याज निकालो। तो ब्याज निकालते हैं हम, P इंटू टी इंटू R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, तो P है अपने पास 100 रुपये, टाइम 3 साल है, दर 5% है, तो 5/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ब्याज कितना है इसका 15 रुपये। अगर ब्याज इसका 15 है तो ध्यान रखना मिश्रधन क्या हो जाएगा इसका, तो मिश्रधन हो जाएगा 115 रुपये। ठीक है, ये होगा क्योंकि मूलधन 100 माना हमने, ब्याज 15 है, तो मिश्रधन 115, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के मिश्रधन होता है। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं। मूलधन माना हमने 100, तो मिश्रधन कितना आया 115। अब मिश्रधन कितना है 4,600, तो यहाँ लिख दो मूलधन कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 4,600, और ये 115 x के साथ है, कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो भी कट रहा है उसको काट दो, 5 से कटता है ये, 5 दूना 10, 0 का 0, और 5 दूना 10, 3 बच गया, 1 बच गया, 5 दिया 15, 23 का भाग 46 में 2 बार, 2 0 का 2 0, 2 दूना 4, 3 0 का 3 0, यानी टोटल जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 कुर्सियों का दाम 4,000 है, तो 8 कुर्सियों का दाम क्या होगा। कितनी कुर्सी है 2, दाम कितना है इसका 4,000। ये पूछ रहा है 8 कुर्सियों का दाम क्या होगा, पता नहीं, x मान लो। ठीक है, 2 का 400 रुपये, 4,000 नहीं सॉरी 400 है, 2 का 400, तो 8 का क्या होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2x बराबर 8 इंटू 400, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 चौक 1,600 रुपये, तो 8 कुर्सियों का जो दाम है वो कितना हो जाएगा 1,600 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखो ए कितने समय में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने समय में कर रहा है 30 दिन में, तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो गई 1/20, इसकी कार्य क्षमता 1/30, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम 60। ठीक है, एलसीएम निकालना आसान है, यहाँ रखकर एलसीएम निकाल सकते हो। 20 का 60 में 3 बार जाता है, 3 एकम 3, फिर 30 का 60 में 2 बार भाग जाता है, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/60, इसको उल्टा कर दो, ये 60/5 हो जाएगा, 5 का भाग 60 में 12 बार, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। आयत दे रखा अपने पास, ठीक है, ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई 3:4, कोई बात नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3:4 जो भी दे रखा है वो उसके हिसाब से जमा देते हैं हम। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा इस तरीके से हो, ये जो आयत है ना वो, ठीक है, ये 3 और ये 4 है। यदि आयत का परिमाप 140 है, परिमाप क्या होता है आयत का, तो ध्यान रखना आयत का जो परिमाप है वो 140 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 140। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो मैं इसकी लंबाई को 3x मान लेता हूँ, चौड़ाई को 4x मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है 3x प्लस चौड़ाई 4x बराबर में है 140। ठीक है,
2 गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो ये कितना बचा अपने पास 70। 3x और 4x होता है 7x बराबर 70। 7 से 70 कट गया, 10 बार x की वैल्यू कितनी आई 10। 10 को दोनों से गुणा कर दो, 10 दिया 30 और 10 चौक 40, यानी इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का एलसीएम 96 और एचसीएफ 16 है तथा एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा पता करना, तो एक लाइन याद रखना, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या ये हमेशा बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब देखो पहली संख्या क्या दे रखी है 32, दूसरी हमें पता करने के लिए बोल रहा है एक्स। एलसीएम कितना दे रखा है 96 और एचसीएफ कितना दे रखा है 16। ये 32 गुणा में या कहाँ चला जाएगा भाग में, जो कटा उसको काट दो, 16 दूना 32, 96 में 2 का भाग देना है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, तो दूसरा नंबर जो क्या हो जाएगा 48। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 27 का बाइनरी कोड क्या होगा। ठीक है, बाइनरी कोड को ध्यान रखना, द्विआधारी मान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्विआधारी मान, या इसको और नाम पूछे तो द्विवर्वी तंत्र। ठीक है, अब बाइनरी निकालते कैसे, हमेशा ध्यान रखना बाइनरी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही अक्षर है और वो कौन है 0 और 1, तो 0 और 1 में ही बाइनरी कोड निकलता है। कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ 2 का भाग लगाया जाता है, हमेशा 2 का ही भाग लगता है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया, वो 1 यहाँ उतार दो, फिर वापस 2 का भाग, 2 6 12, 1 बच गया, फिर 2 का भाग, 2 3 6, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखना है, फिर 2 का भाग एक बार और 1 बच गया। ठीक है, 1 आने पर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब जो कोड लिखना है वो ध्यान रखना हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करना नीचे से, तो नीचे अपने पास 1 1 0 1 1, यही 27 का बाइनरी कोड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊपर से नहीं लिखना है, कभी कभी सेम हो जाते हैं, बाकी हमेशा ध्यान रखना बाइनरी नीचे से लिखा जाता है, ऊपर से नहीं लिखा जाता है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी तो यही आ रहा है, लेकिन हर नंबर में नहीं आता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो मुझे 53 का बाइनरी निकाल के बता दो कमेंट में, इसी तरीके से निकालना है, बस नीचे से लिखकर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक घन का आयतन, ये घन है, ठीक है, इसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो घन का आयतन दे रखा अपने पास, और आयतन क्या होता है, तो ये भुजा का क्यूब होता है, और आयतन कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ भुजा क्यूब है तो उधर 512 भी किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा, तो हमें पता है कि 512 8 का क्यूब होता है। 512 क्या होता है 8 का क्यूब, तो ये और ये दोनों नंबर सेम ही है। देखो यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो मतलब इसकी भुजा कितनी आई 8। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी आई 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, और 64 को गुणा कर दो 6 से, 6 चौके 24, 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर है 0। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों सिंबल अगर माइनस माइनस में, तो जो आंसर है वो माइनस और प्लस के अंदर आएगा। किसमें आएगा माइनस और प्लस के अंदर। एक डायग्राम मैंने बना रखा था, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला और दूसरा सेम है, तीसरे का चौथे में, चौथे का तीसरे में। अगर ये आपको याद है तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन होता है और इसका आंसर में आता है। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस में ये वाली चीज लागू हो जाएगी, दोनों माइनस में है तो
पहला माइनस दूसरा प्लस में होगा। अब देखो दो ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुणा 14 और जोड़ने पर 7 आए, तो देखो 5 आना चाहिए, तो 7 और 2 है ना, 7 दूना 14 होता है और 7 में से 2 गया तो 5 भी बचता है। कुछ भी नहीं करना है, बस x इसका आगे रख दो, बस यही इसका गुणनखंड है। अब x की वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये माइनस का 7 है, बाहर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 2 है, बाहर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू होगी 7 और माइनस 2। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक 540 लीटर मिश्रण में 60% दूध और शेष पानी है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। देखो 60% क्या है, दूध, तो कुल जो मिश्रण है वो ध्यान रखना 100% है, उसमें से दूध कितना है तो वो 60 है, पानी कितना होगा तो वो 40 होगा, ठीक है। 100 में से 60 दूध है तो 40 पानी होगा। अब इसने कहा टोटल जो मिश्रण है वो 540 है, तो खुल के नीचे लिख दो 540। बताओ इसमें से पानी कितना है, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, x मान के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 40 इंटू 540 बटा में 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से गुणा कर दो किसको, 54 को, तो 54 चौक 216। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पैंतालीस बच्चे एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी काम को 15 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे और लगाने पड़ेंगे। सवाल हमेशा ध्यान रखना इस तरीके के सवाल को थोड़ा सा पढ़कर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा कि 15 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे चाहिए, हमसे पूछा कितने बच्चे और लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बच्चे कितने हैं 45, और ये कितने दिन में पूरा करते हैं, तो ये 21 दिन में पूरा करते हैं। इस काम को 15 दिन में ही खत्म करना, तो पहले पता करो 15 दिन में खत्म करने के लिए कितने बच्चे चाहिए, और कितने बच्चे चाहिए यहाँ x मान के इसको सीधा गुणा कर दो। हमेशा बच्चे और व्यक्ति इस समय में सीधा गुणा ही होता है। 15 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 15x बराबर 45 इंटू 21, 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, 15 तिया 45, 21 तिया 63। क्या 63 इसका आंसर है, तो नहीं होगा। हमसे सवाल ये नहीं पूछा कि 15 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे चाहिए, हमसे पूछा है कि 15 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे और लगाने पड़ेंगे। और का मतलब ये 45 पहले से ही कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं 63, तो इसको 45 को घटा दो क्योंकि ये तो पहले से ही थे, तो कितने और आए, तो 45 63 में से 45 गया तो 15 और 3 18 बच्चे और लगाने पड़ेंगे, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गाय को 3760 रुपए में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रतिशत हानि दे रखी है, और हमें पता करना है क्रय मूल्य। तो एक तरफ लिखना है आपको क्रय मूल्य और एक तरफ लिखना है आपको विक्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य को क्या मान के चलना है 100। 6% की हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 में 6 में कम में बेच रहा है 94 रुपए। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, देखो ये विक्रय मूल्य 3760 रुपए, तो बताओ उसका क्रय कितना होगा, x वजर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 94, x बराबर 100 इंटू 3760, ये 94 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 94 का भाग इसमें सीधा सीधा 4 बार जाता है 376, 94 चौक 376 और 0 का 0, 40 को 100 से गुणा किया तो 4000 रुपए इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना घातांक का क्वेश्चन है, और घातांक के अंदर कभी भी आधार समान हो, क्या समान हो, या आधार नंबर समान हो तो ये घातें हमेशा जुड़ती है। तो आधार नंबर 2 का 2 ही रह जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी इसका जो आंसर है वो 2 की घात 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप मुझे ये कमेंट में करके बता दो अगर आपको घात का थोड़ा सा भी पता है, तो 2 की घात 8 भाजक 2 की घात 8 भाजक 2 की घात 3 बराबर क्या होगा। कि भाग में आधार समान हो तो घातों का क्या होता है, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, तेल के भाव में 25% की वृद्धि होने पर तेल में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका उत्पाद वही रहे। ठीक है, देखो एक तो उसका पुराना भाव है और एक नया भाव है। ठीक है, पुराना भाव हम क्या मान के चलते हैं 100। अब तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो नया भाव क्या हो जाएगा 125। अब ये हमसे सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कितना कम करे कि
उसका पुराना भाव उसको मिल जाए। तो यहाँ कितने प्रतिशत में पूछ रहा है हमसे, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कितना कम करें, तो 125 से 100 आने में 25 कम करना पड़ेगा इसको। ये 125 की कमी जो आज का भाव उसी पे करेगा 25 की कमी। तो लाइन क्या बनेगी अपने पास कि 125 पर कमी होगी 25 की, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का आधार 100 होता है, तो 100 पर कितनी कमी होगी, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 25 बटा 125, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 0 का 0, यानी 20% की कमी करेगा वो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। एक सीरीज दे रखी है 12, 16, 32, 68 और 132। बताओ इसका अगला पद क्या होगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ये एक तरह से आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसमें से क्या होगा आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस निकालो, आराम से इसका आंसर आएगा। रीजनिंग है आगे अपना कि अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। एक सीरीज दे रखी है ये, ठीक है। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, थोड़ा मैं स्कोर बड़ा कर देता हूं यहां पर, ये देखो, ठीक है। यहां पर देखो, इस तरीके का जो सवाल कभी भी आ जाए तो पहला काम क्या करना है, इन सबको काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी टोटल कितने वर्ड है 15। अब 15 के सिंपल है, या तो 3-3 के जोड़े बनेंगे या फिर 5-5 के, ठीक है। तो अगर हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं तो ये एक जोड़ा कंप्लीट दिख रहा है। क्या सारे जोड़ों से बी ए बी मिल सकता है हमें, तो यहाँ देखो बी ए नहीं मिल रहा है यहाँ, तो इसका मतलब 3-3 के जोड़े तो नहीं बनेंगे। तो दूसरा अपने पास ऑप्शन बचता है कि हम 5-5 के जोड़े बनाए। अब 5-5 के जोड़े बनाएंगे तो ये अपना पास ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ठीक है, और वो तीसरा। अब देखो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए है, तो इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा। इसका सेकंड ए है, इसका भी ए है, तो इसका भी क्या होगा ए। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें कंप्लीट मिल गया। एक क्या बन रहा है जोड़ा, ए बी बी, तो सारे क्या हो जाएंगे ए बी ए बी। अब हमने खाली जगह में क्या भरा वही लेना है। तो खाली जगह में देखो मैंने फर्स्ट में ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, ये बी आएगा ना, बी कर दिया मैंने, ये बी आएगा, ठीक है। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आएगा, और ये बी आएगा और लास्ट में ए आएगा। तो जो खाली जगह में है वो क्या आएगा, ट्रिपल ए बी है, जो कहां पर मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो ध्यान रखना, ये पहली पंक्ति में जो अल्फाबेट दे रखे हैं उसके कोड नीचे, और इसमें ध्यान रखना एक्स का कोड 8 है, सी का कोड 4 है, वाई का 1, 6 ओ का 6, एम का 2, जी का 0, आई का 9, इस तरीके से कोड दे रखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताओ ये एक वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, VGIXRM, इसका कोड क्या होगा। देखो यहां पर हमसे किसका कोड पूछ रहा है, VGIXR और M। अब देखो V यहां पर ये रहा, और V का कोड क्या हो गया 7, G यहां पर है और G का कोड क्या है 0, I अपने पास यहां पर है और इसका कोड क्या होगा 9, X यहां पर है और इसका कोड क्या होगा 8, R यहां पर है और इसका कोड क्या होगा 3, और M यहां पर है, इसका कोड क्या होगा 2। जो आंसर है वो क्या होगा 70 98 32, 70 98 32, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गए हुए परसों शनिवार था, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन है ये। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो सबसे पहले तुम आज बनाओगे, क्या बनाओगे, एक ऐसा सिंबल बना के बना लो, ये आज है। अब क्या कह रहा है देखो, गए हुए परसों, तो गया हुआ परसों मतलब बीता हुआ परसों, तो ये अगर ये आज है तो ये कल था और ये परसों है, और इस दिन कौन सा वार था, शनिवार। तो ये पूछ रहा है कि आने वाले परसों, तो ये आज है तो वापस ये आने वाला कल है, और ये आने वाला परसों, यानी इस दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखो शनिवार यहाँ पर है तो आगे शब्दों के नाम लेने हैं, बस शनिवार के बाद रविवार, सोम, मंगल, बुध, यानी इस दिन कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
किसी विशेष कोड में ऑडिटोरियम को MUIRONIDUA लिखा जाता है तो उसी कोड में मिस फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा। देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऑडिटोरियम को पूरा का पूरा उल्टा कर रहा है, ये कर रहा है। उधर से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल उल्टा कर रहा है, तो बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो कहां से शुरू होगा ये ENUTROFSIM। देखो ये कहां पर मिल रहा है, ठीक है, जहां पर भी मिल रहा है वही अपना आंसर होगा। तो SIM ई से शुरू हो रहा है तो ये, और ये तो नहीं होगा आंसर, ये दोनों शुरू हो रहा है M पर खत्म हो रहा है तो ये भी नहीं होगा आंसर। एक ही होगा अपना ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है अपने पास विषम का चुनाव करना है। विषम अक्षर चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समांतर, न्यून, अधिक और सम। बताओ इनमें से विषम क्या है। ठीक है, विषम में ध्यान रखना 3 एक कैटेगरी के होते हैं और एक अलग होता है, उस अलग को चुनना है। समांतर, ठीक है, न्यून, अधिक। देखो न्यून कौन होता है, अधिक कौन होता है, सम कौन होता है ना। समांतर कोण नहीं होता है, समांतर एक रेखा होती है सिर्फ। ठीक है, तो सम कोण, न्यून कोण और अधिक कोण, या न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, समांतर त्रिभुज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से अलग क्या है, समांतर। उम्मीद करता हूं आपको पेपर समझ में आया होगा। अगर पेपर समझ में आया हो तो आपके जो नंबर आए वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।